1 अप्रैल 2026 अमेरिका के फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर का लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39B शाम के 6:24 EDT और भारत में 2 अप्रैल रात 2:54 हजारों लोगों की निगाहें एक ही दिशा में टिकी थी। लॉन्च पैड पर खड़ा था दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट्स में से एक स्पेस लॉन्च सिस्टम। कुछ ही सेकंड में काउंटडाउन खत्म होने वाला था। 5, 4, 3, 2, 1 इग्निशन। आग और धुएं के बीच वो रॉकेट धीरे धीरे उठा और फिर तेजी से आसमान को चीरता हुआ ऊपर बढ़ने लगा। उस पल सिर्फ एक रॉकेट नहीं उड़ा था, 50 साल का इंतजार उड़ान भर चुका था। यह अपोलो ईरा के बाद पहली बार था जब इंसान फिर से चांद की ओर बढ़ रहा था। यह था आर्टेमिस 2 मिशन, एक ऐसा मिशन जो इंसानों को पृथ्वी की सीमाओं से बाहर लेकर गया, चांद के पास तक पहुंचाया, लेकिन उन्हें उतारा नहीं, क्योंकि यह अंत नहीं था, यह शुरुआत थी एक बड़े लक्ष्य की, चांद पर स्थायी वापसी की और उससे भी आगे की, मंगल ग्रह तक पहुंचने की। और इसी मिशन ने मानव अंतरिक्ष यात्रा के अगले अध्याय की नींव रख दी। आर्टेमिस 2 मिशन की कहानी अचानक शुरू नहीं होती, इसकी नींव रखी गई थी साल 2022 जब नासा ने लॉन्च किया आर्टेमिस 1 मिशन। यह मिशन खास था क्योंकि इसमें कोई इंसान नहीं था, यह एक अनक्रेव्ड टेस्ट मिशन था, लेकिन इसका महत्व किसी भी ह्यूमन मिशन से कम नहीं था। इस मिशन में पहली बार 2 सबसे अहम टेक्नोलॉजीज को एक साथ टेस्ट किया गया, ओरियन स्पेसक्राफ्ट और स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट। लॉन्च के बाद ओरियन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकला और डीप स्पेस की ओर बढ़ा। यह सिर्फ मून तक नहीं गया, बल्कि उससे भी आगे हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचा। इस दौरान नासा की कई क्रिटिकल चीजों को टेस्ट किया, नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिमुलेशन, रेडिएशन एक्सपोज्यूर, यानी हर वो चीज जो इंसानों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी थी। मिशन कई दिनों तक चला और फिर ओरियन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ओर वापस लौटा। री एंट्री के समय उसकी स्पीड लगभग 40,000 किलोमीटर थी। हीट शील्ड का तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन स्पेसक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक यह पेज पार कर लिया और अंत में पैसिफिक ओशियन में सेफ स्प्लेश डाउन हुआ। यह सिर्फ एक सक्सेसफुल मिशन नहीं था, यह प्रूफ था कि सिस्टम तैयार है, टेक्नोलॉजी तैयार है और अब इंसान भी तैयार है। आर्टेमिस 1 ने एक बात साफ कर दी, चांद की ओर वापसी अब संभव है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ अगला कदम उठाया गया, आर्टेमिस 2 मिशन। आर्टेमिस 2 यह सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं था, यह एक टेस्ट था इंसानों को फिर से डीप स्पेस में भेजने का। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था इंसानों को पृथ्वी की लो ऑर्बिट से बाहर ले जाना, उन्हें चांद के पास तक पहुंचाना और सुरक्षित वापस लाना। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, यह मिशन मून लैंडिंग नहीं करता, यानी एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर नहीं उतरते, बल्कि स्पेसक्राफ्ट चांद के पास से गुजरता है, उसके चारों ओर एक ट्रेजेक्ट्री में घूमता है और फिर वापस अर्थ की ओर लौटता है। इसे कहा जाता है मून फ्लाई बाय मिशन। इस पूरे मिशन की ड्यूरेशन थी लगभग 10 दिन, लेकिन असली काम इस 10 दिनों में छुपा था। इस मिशन के दौरान कई क्रिटिकल सिस्टम को टेस्ट किया गया। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिससे एस्ट्रोनॉट को ऑक्सीजन, पानी और टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है। नेविगेशन सिस्टम, जो स्पेसक्राफ्ट को डीप स्पेस में सही दिशा देता है। कम्युनिकेशन सिस्टम, जो हजारों किलोमीटर दूर से अर्थ के साथ संपर्क बनाए रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ह्यूमन रिस्पॉन्स इन डीप स्पेस, यानी इंसान का शरीर और दिमाग डीप स्पेस में कैसे बिहेव करता है। क्योंकि अब तक ज्यादातर मिशन अर्थ ऑर्बिट तक ही सीमित थे, लेकिन आर्टेमिस 2 इंसानों को पृथ्वी की सुरक्षा सीमा से बाहर ले गया और यही इसे खास बनाता है। यह मिशन फ्यूचर मून लैंडिंग मिशन के लिए एक स्टेपिंग स्टोन था। इसके बिना आर्टेमिस 3 संभव नहीं होता, यानी यह लैंडिंग नहीं था, लेकिन लैंडिंग की तैयारी जरूर था। और इसी वजह से आर्टेमिस 2 पूरे आर्टेमिस प्रोग्राम का सबसे क्रिटिकल पेज माना जाता है। लॉन्च डे, फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर में सुबह से ही हलचल शुरू हो चुकी थी। कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर्स हर सिस्टम को बार बार चेक कर रहे थे। प्रोपल्शन, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, हर एक सिग्नल, हर एक पैरामीटर परफेक्ट होना जरूरी था, क्योंकि आज इंसान फिर से डीप स्पेस की ओर जाने वाला था। वेदर कंडीशंस मॉनिटर किए जा रहे थे, हवा की स्पीड, बादलों की स्थिति, टेम्परेचर, सब कुछ फेवरेबल था। लॉन्च क्लियरेंस मिल चुका था। लॉन्च पैड 39B पर खड़ा था स्पेस लॉन्च सिस्टम, 98 मीटर ऊंचा, लाखों किलो वजन, पूरी ताकत के साथ तैयार था। और फिर शुरू हुआ फाइनल काउंटडाउन। 10, हर नंबर के साथ टेंशन बढ़ रहा था। 9, कंट्रोल रूम में सन्नाटा। 8, सारी निगाहें स्क्रीन पर। 7, एस्ट्रोनॉट ओरियन कैप्सूल के अंदर अपनी सीट्स पर तैयार। 6, इंजन्स वार्म अप पेज में। 5, मेन इंजन्स स्टार्ट होने वाले थे। 4, पूरा सिस्टम वाइब्रेशन में आने लगा। 3, RS-25 इंजन्स इग्निट हुए। 2, सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स एक्टिव हुए। 1, और एक जोरदार धमाके के साथ SLS रॉकेट लॉन्च पैड से अलग हो गया।
पहले धीरे धीरे फिर तेजी से रॉकेट ने स्पीड और एल्टीट्यूड गेन करना शुरू किया। आसमान में धुएं की लंबी ट्रेन बनती गई। कुछ ही सेकंड में यह रॉकेट साउंड बैरियर को पार कर चुका था। मैक्स क्यू पेज आया। यह वह मोमेंट होता है जब रॉकेट पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, लेकिन सिस्टम स्टेबल था। कुछ ही मिनट बाद बूस्टर्स अलग हुए और रॉकेट अपने अगले पेज में इंटर कर गया। धीरे धीरे पृथ्वी छोटी हो गई और अंतरिक्ष का अंधेरा स्पष्ट दिखाई देने लगा। फिर आया मेन इंजन कट आउट और उसी पल ओरियन स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर चुका था। कंट्रोल रूम में तालियों की गूंज थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली यात्रा तो अभी बाकी थी। स्पेस लॉन्च सिस्टम यह कोई साधारण रॉकेट नहीं है। यह नासा का सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट है। इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर है, यानी एक 30 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई, और इसकी ताकत लगभग 8.8 मिलियन पाउंड थ्रस्ट। इतनी ताकत कि यह इंसानों को पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकाल सके। अब सवाल है, यह ताकत आती कहां से है? SLS के कोर स्टेज में लगे हैं 4 RS-25 इंजन। ये वही इंजन है जो पहले स्पेस शटल मिशन में इस्तेमाल होते थे, लेकिन यहाँ इन्हें और ज्यादा पावर के साथ अपग्रेड किया गया है। इन इंजन्स का काम है रॉकेट को लगातार थ्रस्ट देना और उसे ऑर्बिट तक पहुंचाना। लेकिन लॉन्च के शुरुआती पेज में सबसे बड़ा पुश मिलता है सॉलिड रॉकेट बूस्टर से। SLS में लगे हैं 2 मैसिव सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स जो लॉन्च के पहले 2 मिनट में रॉकेट को सबसे ज्यादा स्पीड देते हैं। इन बूस्टर्स की ताकत इतनी होती है कि लॉन्च के समय कुल थ्रस्ट का बड़ा हिस्सा यही जनरेट करते हैं। फिर जैसे ही इनका काम पूरा होता है, ये बूस्टर से अलग हो जाते हैं और रॉकेट अपने अगले पेज में चला जाता है। SLS को खास तौर पर डिजाइन किया गया है हेवी पेलोड उठाने के लिए, डीप स्पेस मिशन के लिए, यानी सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च नहीं बल्कि इंसानों को चांद और उससे आगे भेजने के लिए। इसमें एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम है जो रॉकेट को सही ट्रेजेक्टरी पर रखता है। फ्यूल सिस्टम ऑप्टिमाइज है। स्ट्रक्चरल डिजाइन एक्सट्रीम प्रेशर सह सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, यह रॉकेट मानव मिशन के लिए सर्टिफाइड है, यानी इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई लेवल के होते हैं। जब SLS लॉन्च होता है तो वह सिर्फ एक रॉकेट नहीं होता, वह इंसानों की डीप स्पेस जर्नी का रास्ता खोलता है। और आर्टेमिस 2 में यही रॉकेट मानवता को फिर से चांद की ओर लेकर गया। SLS रॉकेट के शीर्ष पर एक छोटा सा कैप्सूल दिखाई देता है, लेकिन असल में यही है इस पूरे मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ओरिएंट स्पेसक्राफ्ट। यही वो जगह है जहां 4 एस्ट्रोनॉट अपनी पूरी यात्रा के दौरान रह रहे थे। ओरिएंट को खास तौर पर डिजाइन किया गया था डीप स्पेस मिशन के लिए, यानी सिर्फ अर्थ ऑर्बिट नहीं बल्कि मून और उससे आगे के सफर के लिए। अब सवाल है, इस कैप्सूल के अंदर ऐसा क्या है जो इंसानों को अंतरिक्ष में जिंदा रखता है? सबसे पहले लाइफ सपोर्ट सिस्टम। यह सिस्टम एस्ट्रोनॉट को देता है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी, टेम्परेचर कंट्रोल, यानी यह स्पेसक्राफ्ट एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाता है जहां इंसान सुरक्षित रह सके। इसके बाद आता है रेडिएशन प्रोटेक्शन। डीप स्पेस में अर्थ की प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, वहाँ हार्मफुल रेडिएशन का खतरा रहता है। ओरिएंट में स्पेशल शील्डिंग दी गई है जो एस्ट्रोनॉट्स को इस रेडिएशन से बचाती है। अब बात नेविगेशन की। ओरिएंट में ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम, यानी स्पेसक्राफ्ट खुद अपनी पोजीशन कैलकुलेट कर सकता है। अर्थ से हजारों किलोमीटर दूर भी यह अपनी दिशा बनाए रखता है। और सबसे क्रिटिकल सिस्टम, लॉन्च एबोर्ट सिस्टम। अगर लॉन्च के साथ कोई बड़ी समस्या आ जाए तो यह सिस्टम कैप्सूल को रॉकेट से अलग करके एस्ट्रोनॉट को सुरक्षित दूर ले जाता है, यानी सेफ्टी के लिए बैकअप तैयार रहता है। ओरिएंट का स्ट्रक्चर भी एक्सट्रीम कंडीशन को सहने के लिए बना है। वैक्यूम ऑफ स्पेस, हाई रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर, और फिर जब यह अर्थ पर वापस आता है, इसकी हीट शील्ड हजारों डिग्री तापमान को सहती है ताकि कैप्सूल सुरक्षित रहे। लेकिन ओरिएंट की सबसे खास बात, यह सिर्फ मिशन के लिए नहीं बना, यह फ्यूचर मिशन के लिए है। मून मिशन, लूनर स्टेशन और आगे मार्स। ओरियन इन सभी के लिए फाउंडेशन है, यानी यह सिर्फ स्पेसक्राफ्ट नहीं, यह इंसानों की डीप स्पेस जर्नी का घर है। आर्टेमिस 2 सिर्फ टेक्नोलॉजी का मिशन नहीं था, यह इंसानों की कहानी भी था। इस मिशन में शामिल थे 4 एस्ट्रोनॉट, हर एक अपने आप में खास। कमांडर रेड वाइसमैन एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट जिन्होंने पहले भी स्पेस मिशन में हिस्सा लिया है। उनका काम था पूरा मिशन को लीड करना, हर क्रिटिकल डिसीजन लेना। इसके बाद पायलट विक्टर ग्लोवर, एक स्किल्ड पायलट और इंजीनियर जो स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम और फ्लाइट कंट्रोल को संभाल रहे थे। यह मिशन उनके लिए खास था क्योंकि वे हिस्ट्री का हिस्सा बन रहे थे। फिर आती है क्रिस्टीना कोच, और इस मिशन में वह पहली महिला बनी जो इस स्तर के मून मिशन में शामिल हुई। और चौथे सदस्य थे जेरेमी हैंसन, कनाडा से आए एस्ट्रोनॉट। यह पहली बार था जब कोई कैनेडियन एस्ट्रोनॉट मून मिशन का हिस्सा बना। यह क्रेव सिर्फ 4 लोग नहीं थे, यह डिवर्सिटी
और कोलैबोरेशन का सिंबल था। 4 अलग बैकग्राउंड, 4 अलग एक्सपीरियंसेस, लेकिन एक ही लक्ष्य, चांद की ओर यात्रा। लॉन्च के साथ ये चारों ओरियन कैप्सूल के अंदर अपनी सीट्स पर स्टेप्ड थे, हर सिस्टम चेक कर चुके थे और पूरी तरह तैयार थे एक ऐसी यात्रा के लिए जो मानव इतिहास में दर्ज होने वाली थी। यह मिशन सिर्फ मशीन का नहीं था, यह इंसानों का साहस, ट्रेनिंग और टीम वर्क की कहानी थी। लॉन्च के बाद ओरियन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो चुका था। यहाँ कुछ समय तक सिस्टम को स्टेबलाइज किया गया, हर सिस्टम, हर सिग्नल फिर से वेरीफाई किया गया, क्योंकि अगला कदम था मिशन का सबसे महत्वपूर्ण मैन्यूवर, ट्रांसलूनर इंजेक्शन। यह वह मोमेंट था जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ग्रेविटी को पीछे छोड़कर चांद की ओर बढ़ता है। एक पावरफुल इंजीनियर बर्न हुआ और उसी पल ओरियन अर्थ ऑर्बिट से निकलकर डीप स्पेस की ओर बढ़ गया। अब शुरू हुई कई दिनों की यात्रा, जहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा और दूर कहीं छोटा सा नीला ग्रह। पृथ्वी दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, दूरी बढ़ती गई, कम्युनिकेशन डिले बढ़ता गया, लेकिन स्पेसक्राफ्ट अपनी ट्रेजेक्टरी पर स्टेबल था। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने सिस्टम मॉनिटर किए, एक्सपेरिमेंट्स किए और डीप स्पेस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व किया। धीरे धीरे मून पास आने लगा, पहले एक छोटा सा बिंदु, फिर एक बड़ा आकार और फिर पूरी सरफेस सामने थी। ओरियन स्पेसक्राफ्ट मून के बेहद करीब पहुंचा, लेकिन उतरा नहीं। उसने मून के चारों ओर एक कैलकुलेटेड ट्रेजेक्टरी फॉलो की। यह फ्लाईबाई सिर्फ एक पास नहीं था, यह एक प्रेसिस मैन्यूवर था, जहां मून की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट की दिशा और स्पीड को बदलती है। इसी को कहा जाता है ग्रेविटी असिस्ट, यानी बिना एक्स्ट्रा फ्यूल के स्पेसक्राफ्ट को वापस अर्थ की ओर भेजना। और फिर ओरियन मून से दूर होता गया और अर्थ की ओर लौटने लगा। अब जर्नी का दूसरा पेज शुरू हुआ, वापसी। जहां डेस्टिनेशन था वही नीला ग्रह जिससे यह यात्रा शुरू हुई थी। यह पूरा सफर सिर्फ डिस्टेंस का नहीं था, यह प्रिसीजन, टाइमिंग और फिजिक्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। और इसी जर्नी ने साबित किया इंसान फिर से डीप स्पेस में सफलतापूर्वक यात्रा कर सकता है। मिशन का अंतिम चरण सबसे खतरनाक भी था और सबसे महत्वपूर्ण भी। ओरियन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ओर लौट चुका था, लेकिन अब सामने था री एंट्री पेज। यह वह मोमेंट होता है जहां सब कुछ दांव पर लगा होता है। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। यह स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हवा के साथ फ्रिक्शन हजारों डिग्री तापमान पैदा करता है। स्पेसक्राफ्ट के बाहर आग की परत बन जाती है। प्लाज्मा ग्लो कुछ मिनटों के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है, यानी कंट्रोल रूम और स्पेसक्राफ्ट के बीच संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। यही वो समय होता है जब हर साइंटिस्ट सिर्फ इंतजार करता है। लेकिन ओरियन की सबसे बड़ी ताकत उसकी हीट शील्ड। यह शील्ड एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहती है और कैप्सूल के अंदर एस्ट्रोनॉट को सुरक्षित रखती है। धीरे धीरे स्पीड कम होने लगती है और फिर पैराशूट्स डिप्लॉय होते हैं। पहले छोटे पैराशूट, फिर मेन पैराशूट्स खुलते हैं जो कैप्सूल को धीरे धीरे नीचे लाते हैं। अब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के करीब है। नीचे दिखाई दे रहा है प्रशांत महासागर और फिर स्प्लेश डाउन। ओरियन स्पेसक्राफ्ट समुद्र की सतह पर उतरता है, एक कोलेस्ट्रॉल, एक कंट्रोल लैंडिंग के साथ। कुछ ही समय में रिकवरी टीम्स, हेलीकॉप्टर्स और शिप के साथ वहां पहुंच जाती है। कैप्सूल को सिक्योर किया जाता है और एस्ट्रोनॉट को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। उस पल यह सिर्फ एक लैंडिंग नहीं होती, यह एक सफल यात्रा का अंत होता है जो पृथ्वी से शुरू हुई थी, चांद तक गई और फिर वापस आकर इतिहास बन गई। आर्टेमिस 2 यह सिर्फ एक सफल मिशन नहीं था, यह एक टर्निंग पॉइंट था मानव अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में, क्योंकि इस मिशन ने एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया। क्या इंसान पृथ्वी की सीमाओं से बाहर डीप स्पेस में सुरक्षित यात्रा कर सकता है? और इसका जवाब था हाँ। आर्टेमिस 2 ने साबित किया कि इंसान सिर्फ ऑर्बिट तक सीमित नहीं है, वह चांद के पास तक जाकर सुरक्षित वापस भी आ सकता है। यह मिशन टेक्नोलॉजी का टेस्ट भी था और ह्यूमन कैपेबिलिटी का प्रूफ भी, लेकिन इसकी असली महत्व इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि यह मिशन आने वाले मिशन के लिए रास्ता खोलता है। सबसे अगला कदम आर्टेमिस 3, जहाँ एस्ट्रोनॉट्स फिर से चांद की सतह पर उतरेंगे और इस बार सिर्फ कदम रखने के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक रहने की तैयारी के लिए। इसके बाद आर्टेमिस 4, जिसमें प्लान है मून के ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन बनाने का, लूनर गेटवे, जहां से फ्यूचर मिशन ऑपरेट किए जाएंगे। और यहीं से शुरू होती है अगली सबसे बड़ी छलांग, मार्स मिशन की तैयारी, यानी आर्टेमिस 2। यह मिशन नहीं, एक ब्रिज है पास्ट और फ्यूचर के बीच, अपोलो एरा और मार्स एरा के बीच। यह मिशन बताता है इंसान अब सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं है, वह मल्टी प्लानेटरी फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है। और इसी वजह से आर्टेमिस 2 को मॉडर्न स्पेस एक्सप्लोरेशन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप माना जाता है। एक समय था जब इंसान ने पहली बार चांद की सतह पर कदम रखा था, वह 1969 था। और उसके बाद कुछ और मिशन हुए, लेकिन धीरे धीरे यह सफर रुक गया।
1970 के दशक के बाद इंसान ने चांद की ओर वापस जाना बंद कर दिया। दशकों तक चांद वही रहा, दूर, शांत, लेकिन इंसान नहीं रुका। उसने इंतजार किया, टेक्नोलॉजी बदली, सोच बदली, लक्ष्य बड़े होते गए और फिर 1 अप्रैल 2026 एक बार फिर इंसान ने चांद की ओर अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन इस बार यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह वापसी थी। और सबसे बड़ी बात, इस बार उद्देश्य अलग था। पहले इंसान वहां पहुंचना चाहता था, अब इंसान वहां रुकना चाहता है, वहां बेस बनाना चाहता है और उससे आगे बढ़ना चाहता है, मार्स तक पहुंचना चाहता है। आर्टेमिस 2 ने साबित किया यह सपना अब दूर नहीं है, यह भविष्य अब संभव है। और उसी पल मानवता ने एक बार फिर अंतरिक्ष की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक शुरुआत थी। आर्टेमिस 2 एक मिशन से कहीं ज्यादा है। यह एक संकेत है कि इंसान फिर से सीमाओं को तोड़ रहा है, पृथ्वी से बाहर अपनी पहचान बना रहा है और आने वाले समय में अंतरिक्ष हमारी अगली मंजिल बनने वाला है। और अगर आप भी चाहते हैं स्पेस की सच्ची कहानियां समझना, साइंस को महसूस करना और भविष्य को करीब से देखना, तो जुड़िए द नॉलेज प्लैनेट के साथ, क्योंकि यहाँ सिर्फ जानकारी नहीं दी जाती, उसे समझाया जाता है कि वह आपकी सोच बदल दे।